नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो हमारा क्या है, 10th क्लास की हिस्ट्री है, जिसमें भारत का राष्ट्रवाद है। और इस चैप्टर का लगभग हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया और ये आज हमारा क्या है, चौथा पार्ट है। ठीक है, चौथे पार्ट में हमें पढ़ना है सविज्ञ आंदोलन की ओर, यानी कि इसमें आंदोलन काफ़ी हुआ और गांधी जी ने क्या है, इस आंदोलन को वापस लिया, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग को वापस लिया, फैसला किया। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि उनको लगता था कि ये आंदोलन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हिंसक होता जा रहा है। ठीक है, और उनका मानना था कि हमें सत्याग्रहियों, जो लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। क्योंकि गांधी का मानना था कि इस आंदोलन हमारा असहयोग हो, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना संपत्ति का नुकसान करें। लेकिन धीरे धीरे क्या खून खराब और इसे लड़ाई झगड़े शुरू हुए, तो गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। गांधी ने जैसे ही आंदोलन वापस लिया, वैसे ही कांग्रेस के बीच में मतभेद पैदा हुए। ठीक, कुछ नेता का मानना था कि जनसंघर्ष बार बार आंदोलन करके हम थक चुके हैं और हमें कुछ न कुछ ऐसा काम करना चाहिए। तब क्या हुआ, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ, प्रांतीय परिषद का चुनाव हिस्सा लेना चाहते थे। यानी कि उस समय चुनाव का सिस्टम जब चालू हुआ, तो ये चाहते थे कि हम जब तक सरकार का पार्ट बनेंगे नहीं, तब तक सरकार हमारी बात सुनेगी नहीं। ठीक है, उनका मानना था कि परिषद यानी ब्रिटिश नीतियों का विरोध भी कर सकते हैं अगर हम परिषद में रह करके चुनाव जीतते हैं, और सुधार की वकालत कर सकते हैं भारत में। ठीक है, और ये दिखाना महत्वपूर्ण है कि जो परिषद है वो लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा था, परिषद राजनीति में लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। यानी कि अब क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता थे, जो उग्र आंदोलन की ओर पूर्ण स्वतंत्रता के दबाव में काम करने वाले थे। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे हमारा शुरू हो जाता है विश्व व्यापार में आर्थिक संघर्ष, यानी कि विश्वव्यापी आर्थिक संबंध। हुआ ये कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दौर में क्या हुआ, विश्व व्यापार में आर्थिक मंदी शुरू हुआ। मंदी क्यों हुआ, क्योंकि 1926 में कृषि उत्पादकों की कीमत क्या हो गई, बहुत गिर गई। ठीक है, 1930 में क्या है, कीमतें धीरे धीरे 1930 के बाद क्या कीमतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमतें गिर गई। ठीक है, और कृषि उत्पादन की मांग गिरने से क्या हुआ, निर्यात में कमी आ गई। ठीक है, जो हम खरीद पाते थे, अब महंगाई बढ़ गई, चीज़ें पैसे नहीं हैं। किसानों की अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना बहुत भारी पड़ गया। ठीक है, समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 1930 में ग्रामीण इलाकों में क्या बहुत ज़्यादा उथल पुथल होता है। इस प्रकार का मंदी किसान और ग्रामीण समाज की स्थिति को कहता है अत्यंत कठिन बना देता है। और यहीं से शुरू होता है साइमन आयोग का। यानी कि क्या हुआ, ब्रिटेन ने नई टेरी सरकार की साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन करते हैं, जिसका नाम साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस आयोग का कार्यक्रम क्या था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था को कार्यशैली का अध्ययन कराना और इसका सुझाव देना था। ठीक है, लेकिन यहाँ के पे हुआ ये कि इस आयोग को भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया। यानी जो गो बैक टू साइमन कमीशन के नारे लगाए गए। लोगों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांध के, माथे पे काली पट्टी बांध कर सरकार का विरोध किया। ठीक है, पूरे देश में क्या हुआ कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ और साइमन कमीशन में वापस जाना ही पड़ा। ठीक है, उसके बाद इरविन घोषणा हो जाती है, यानी कि विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान करते हैं। ठीक है, कि भारत यानी कि जो साइमन कमीशन वाला मुद्दा रहा, उसको दबाने के लिए इरविन आते हैं, जिसे इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इरविन आते ही क्या हुआ, एक घोषणा करते हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेट का ऐलान करते हैं, यानी डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन ये बात कभी भी कहीं पे भी नहीं लिखा था कि कब होगा ये काम। ठीक है, केवल इतना कह दिया कि भविष्य में संविधान पर कथा चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, लेकिन कब होना है ये कोई बात नहीं है। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि भारत को ब्रिटिश सरकार के भीतर ही स्वराज यानी स्वशासी दर्जा देना, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त था। यानी कि अपने तरीके से काम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से फसल उगा सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए इसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। ठीक है, कांग्रेस के नेता कई प्रस्तावों को इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे, और इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता थे, वहाँ पे लाहौर में क्या हुआ, एक अधिवेशन होता है, एक मीटिंग होती है। ठीक है, और इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्षता में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करता है। अभी तक हमारे कुछ स्वराज की बात कर रहे थे, कुछ अधिकार चाहिए, जैसे काम करने की स्वतंत्रता, छुट्टी की स्वतंत्रता, फसल उगाने की स्वतंत्रता। लेकिन अब यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार लाहौर अधिवेशन से शुरू होती है। कब, 1929 में। ठीक है, यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेते हैं और स्वतंत्रता के लिए इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी
को कोई भी रास्ता ढूंढना था कि किस तरीके से क्या हो, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1930 को हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ, ठीक, पहली बात देखो, रावी नदी के किनारे जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन पहली बार हमने आज़ादी कब मनाई थी, तो हमने 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार आज़ादी मनाई थी। जब पूर्ण स्वतंत्रता पहली आज़ादी माना जाता है, ठीक है। और यहीं से मामला शुरू होता है। आपको एक बात बता दूं कि 26 जनवरी को ही याद करके हमने, आपको पता होगा 1949 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है, दिसंबर में, तो फिर सोचो जनवरी का वेट करके हमने 26 जनवरी को ही क्यों रखा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमने आज़ादी मनाई थी। इस डेट को याद रखने के लिए हमने क्या किया, जिस दिन संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, फिर भी उसको 2 महीने का वेट कराया गया। नवंबर में बनकर तैयार होता है, नवंबर और दिसंबर का वेट करते हैं, और 26 जनवरी वाले दिन ही क्या करते हैं, 1950 को संविधान लागू किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं। तो देखो, गांधी ने नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, नमक यात्रा, ठीक है। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक बनाया, और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और उसमें 11 मांगें रखी, ठीक है। उनकी 11 मांगें देखो यहाँ पे है, ये रहा। पहली बात क्या थी कि नमक कर समाप्त कर दिया जाए, भूमि लगान में कमी की जाए और सैनिक व्यय में कमी किया जाए, ठीक है। दूसरा, राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कमी की जाए, उच्च अधिकारियों के वेतन में भी कमी हो, शराब और नशीली पदार्थों का व्यापक बंद होना चाहिए व्यापार, और भारतीय वस्त्र पर लगाए गए शुल्क को सब क्या करें, समाप्त कर दे, ताकि भारत में मिलने वाली या बनने वाली वस्तुएं उनको सस्ती मिल सके, ठीक है। रुपये का क्या है, पूर्व मूल्यांकन किया जाए, तटवर्ती नौवाहन और विदेश व्यापार को बढ़ाया जाए, ठीक है। विदेश व्यापार पर सरकार के अधिकार को समाप्त कर दिया जाए, हथियारों की रख पे कानून थोड़ी सी ढील दे और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। ये इनकी 11 मांगें थी, ठीक है। कुछ मांगें सामान्य थी, जबकि कुछ मांगें क्या था, उद्योगपतियों से लेकर के किसानों तक के तबके से जुड़े हुए लोगों के मुद्दे थे, ठीक है। गांधी ने इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ इस अभियान में जोड़ना चाहते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या था, सबसे पहले 11 डिमांड इन्होंने रखी, फिर नमक आंदोलन की बात करी, और सबसे महत्वपूर्ण क्या था, नमक कर समाप्त करना, क्योंकि नमक जो है वो सबके, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक, किसी भी तबके का हो, नमक सबकी ज़रूरत होती है। नमक का उपयोग अमीर और गरीब सभी लोग करते हैं। नमक पर क्या था, कर और उत्पादन पर सरकारी जिम्मेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के सबसे महत्वपूर्ण दमनकारी पहलू बताया, ठीक है। नमक यात्रा शुरू होती है। तो नमक यात्रा में हुआ क्या कि गांधी ने एक पत्र में अल्टीमेट चेतावनी की तरह था कि उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय वायसराय इरविन ही थे, और महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियर, ठीक है, जो विश्वास थे, 78 वॉलंटियर को साथ लेकर के नमक यात्रा शुरू करते हैं। ये यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर के 240 किलोमीटर दूर दांडी मार्च यानी दांडी नमक यात्रा समुद्र के तट पर एक गांव तक था। ये यात्रा 24 दिन तक चलती है। प्रतिदिन लगभग क्या था, 10 मील की दूरी तय की जाती थी, और गांधी जहां रुकते थे वहां हज़ारों लोग उनको सुनने के लिए आते थे, क्योंकि गांधी बहुत फेमस थे, ठीक है। हुआ ये कि उन्होंने लोगों से अंग्रेज़ों के शांतिपूर्ण अवज्ञा करने की आह्वान किया, और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुँच करके उन्होंने समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाया, और यह कानून का उल्लंघन किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर। तो यह देखो, यहीं से क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, कहाँ से, नमक आंदोलन से। लोगों ने केवल अंग्रेज का सहयोग ना करने के लिए, बल्कि उन्हें कहा था औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया कि अंग्रेज़ों का औपनिवेशिक शासन जो है वो भी हटाया जाए। देश के विभिन्न भागों में हज़ारों लोग क्या था, नमक कानून तोड़ करके देश के कानून को, यानी देश के जो कानून व्यवस्था थी उसको तोड़ा और नमक का आंदोलन का शुरुआत करी, ठीक है। सरकार नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए गए, और विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया, शराब दुकानें, इन सब प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने लगी, दुकानें शराब की बंद कराने लग गए। किसानों ने क्या था, लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, और गांव में तैनात कर्मचारियों ने क्या किया, जो इस्तीफ़ा दे दिए। और कई स्थानों पर क्या था, लोगों ने वन कानून का उल्लंघन किया, और ये लकड़ी बीनने और मवेशी को चराने के लिए क्या है, आरक्षित वनों में जाने लग गए। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे शुरू होती है, और क्या था, आंदोलन, एक जन आंदोलन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सरकार का दमनकारी व्यवस्था देखते हैं
देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत हुआ ये कि औपनिवेशिक सरकार ने कठोर कदम उठाए और औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लग गई। ठीक है, अनेक स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई और बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, महात्मा गांधी ने की भी गिरफ्तारी हुई। बाद में कहता है सोलापुर के उद्योगपति मजदूर ने पुलिस चौकियों और नगरपालिका भवन और क्या है अदालत और रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। यानी काफ़ी, जैसे गांधी गए और खान अब्दुल गफ्फार खान, ये दूसरे गांधी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, जनता और भी आक्रोश में आ गई और सड़कों पर उतर गई। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने भवन, अदालत, कोर्ट, रेलवे स्टेशन, इस सभी को कहते हैं जाम कर दिया, हमला कर दिया और सरकार ने कठोर कदम उठाए। ठीक है, शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर हमले किए गए, औरतें और बच्चों को भी पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए। ठीक है, ये मोटे मोटे पॉइंट है। अब हुआ ये कि गांधी इरविन समझौता आंदोलन शुरू होगा, यानी गांधी और इरविन के बीच में कुछ समझौते होंगे ताकि आंदोलन को शांत किया जाए। ठीक है, महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस लिया और समझौते के माध्यम से समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने कहा एक बार फिर आंदोलन वापस लिया जाएगा। ठीक, हुआ ये कि 5 मार्च 1931 में गांधी जी ने क्या इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया और गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दर्ज कर दी और सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। अब राजनीतिक कैदी वही हैं जो उस समय आंदोलन में शामिल थे। लेकिन इसमें एक बात बता दूं कि हमारे 3 लोग जो रहे, यानी कि कौन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों ने उसी समय क्या था पार्लियामेंट पर अटैक किया था। तो राजनीतिक कैदियों में ये 3 शामिल नहीं थे और इन राजनीतिक कैदियों को आज़ाद करने के बाद इन तीनों को क्या हुआ, फांसी दे दी गई। ठीक है, अब दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए और वार्ता के बीच ही क्या था टूट गए, यानी वार्ता बीच में ही टूट गई और वो उठ के चले आए। ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को शुरू करने की बात करते हैं, यानी कि अगर यहाँ से 6 से हम 7वें पढ़िया करें तो लौटने के बाद उन्होंने क्या था फिर से सरकार ने फिर से क्या किया, दमन करना शुरू कर दिया और खान अब्दुल गफ्फार खान को और जवाहरलाल नेहरू जेल में थे और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, यानी कांग्रेस पार्टी, हालांकि कांग्रेस इन्होंने बनाई थी 1885 में। ठीक है, अपनी गलत करतूतों को साफ़ सुथरा करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, जनता के हाथ में जब आई, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और ये सारे लोग हुए, तो इन लोगों ने कांग्रेस को जन आंदोलन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, सभाएं, प्रदर्शन और क्या था बहिष्कार जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। ऐसे कदम सरकार उठाई और महात्मा गांधी ने क्या सत्याग्रह आंदोलन को दोबारा से शुरू करने का आह्वान किया। ठीक है, तो कहानी ये थी कि नमक आंदोलन की शुरुआत के बाद समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है और आंदोलन कई बार शुरू होता है और कई बार ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आप इन्हीं टॉपिक को बनाकर लिख करके नोट्स बना सकते हैं और ये आपके पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।